हाय डूड्स एंड डूड्स, क्या हाल चाल सर? बढ़िया। मैं भी बहुत बढ़िया। सर आज क्या पढ़ना है? आज हम पढ़ेंगे पार्ट ए में चैप्टर 7 जो कि है चार्जेस। अब चार्जेस होता क्या है? फॉर एग्जांपल, ए ने बी को पैसे दिए और इसके बदले में बी ने अपनी कोई प्रॉपर्टी ए को दे दी। तो जो प्रॉपर्टी है इसको हम कहेंगे चार्ज प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट किया गया है और ए हो जाएंगे चार्ज होल्डर, हु इज द होल्डर ऑफ द चार्ज, और मैं हो जाऊंगा बोरोअर, मतलब बी हो जाएगा बोरोअर। अब जब बी ये पैसा दे देगा ए को वापस, तो ये प्रॉपर्टी के ऊपर से जो सिक्योरिटी होगी ये हट जाएगी और चार्ज खत्म हो जाएगा। सर ठीक है। लॉ कैसे कहता है? लॉ कहता है चार्ज इज अ फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। ये जो प्रॉपर्टी है दिस इज अ फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी फॉर अ लोन अंडर विच अ सर्टेन प्रॉपर्टी इज एग्रीड टू बी चार्ज्ड। तो यहाँ पे कौन सी ये वाली प्रॉपर्टी जो थी वो चार्ज हुई थी। सर ठीक है। इट इज़ अ राइट क्रिएटेड बाय द कंपनी। जो बोरोर होता है वो उस प्रॉपर्टी पर राइट क्रिएट करता है इन द फेवर ऑफ चार्ज होल्डर ऑन द एसेट्स अंडरटेकिंग्स प्रेजेंट और फ्यूचर इन फेवर ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। या इसको और क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं चार्ज होल्डर। सर ठीक है। अब डेफिनेशन ऑफ चार्जेस। चार्जेस दो जगह डिफाइन हो गया, एक है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में और एक है कंपनीज एक्ट में। बहुत मेजर डिफरेंस ये है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ वन पर्सन is made security for the payment of money to another and the transaction does not amount to mortgage। मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से चार्जेस में मॉर्गेज नहीं आता। whereas कंपनीज एक्ट कहता है चार्ज इन इंटरेस्ट और लीन क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ एसेट्स ऑफ द कंपनी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग और बोथ अ सिक्योरिटी एंड इंक्लूड्स अ मॉर्गेज। सबसे बड़ी बात, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कहता है कि चार्जेस में मॉर्गेज नहीं आता, वहाँ पे कंपनीज एक्ट कहता है कि चार्जेस इंक्लूड्स मॉर्गेज। सर क्या डिफरेंस है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है मॉर्गेज मॉर्गेज जो क्रिएट होता है वो दो चीज़ों के लिए क्रिएट होता है, रीपेमेंट ऑफ लोन। आपने एक लोन लिया और आप उसको रीपे कर रहे हो, या फिर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कहा मैं ये चीज़ परफॉर्म करूंगा, अगर मैं नहीं करता तो आप मेरी प्रॉपर्टी यूज़ कर लेना और जो भी आपका लॉस हुआ है वो आप रिकवर कर लेना। वेयर एज चार्ज ये होता है फॉर रीपेमेंट ऑफ एनी सम एक्सेप्ट लोन। सर कोई एनी सम मतलब? फॉर एग्जाम्पल मेरे को रॉयल्टी देनी है, अब मेरे को 50 करोड़ की रॉयल्टी देनी है। तो रॉयल्टी अगर मैंने क्या किया, एक चार्ज क्रिएट किया अपनी प्रॉपर्टी पे कि अगर मैं रॉयल्टी पे ना कर पाया तो आप इस प्रॉपर्टी को चार्ज कर लेना। तो ये डिफरेंस होता है मॉर्गेज और चार्ज में। अब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दोनों अलग हैं, लेकिन कंपनीज एक्ट ये दीवार को मिटा देता है। कंपनीज एक्ट कहता है कि भैया सब सेम है, चार्जेस मॉर्गेज सब सेम है। सर ठीक है। चार्जेस के फीचर्स क्या होते हैं? दो मेंबर्स होने चाहिए, सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए कि चार्ज क्यों क्रिएट हो रहा है, एक एग्रीमेंट हो जाना चाहिए विदाउट द टू पार्टीज। सर एग्रीमेंट होना ज़रूरी है? हाँ, एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो आती है वो ये कहती है इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी कंपनी क्रिएटिंग अ चार्ज। मतलब द ओनली चार्ज विच इज टू बी क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज एंड नॉट बाय वे ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो अगर कोई चार्ज ऑपरेशन ऑफ लॉ से आता है, ऑपरेशन ऑफ लॉ से, उसको ये कंप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन जो चार्जेस के सेक्शंस हैं वो कंप्लाई करने की ज़रूरत किसको है? जिसने चार्ज क्रिएट किया है बाय एन एग्रीमेंट। सर इसमें फ़र्क क्या है? अभी थोड़ी देर में फ़र्क बताता हूँ। ये देखिए, मॉर्गेज और चार्ज इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? मॉर्गेज जो होता है एज पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, मॉर्गेज इज क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज। दोनों पार्टीज आई, उन्होंने एग्रीमेंट किया और मॉर्गेज हो गया। लेकिन चार्जेस क्या होता है? या तो वो एक्ट ऑफ पार्टीज से होता है या तो ऑपरेशन ऑफ लॉ से होता है। सर ऑपरेशन ऑफ लॉ से कैसे हो सकता है चार्ज? फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक बोनस और ग्रेचुइटी देनी थी,
अंडर द बोनस ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, मैं नहीं दे पाया। अब स्टैट्यूट ने मेरे को क्या कहा, स्टैट्यूट ने कहा कि मेरी प्रॉपर्टी को वो लोग अटैच कर देंगे और उसको उस पर एज अ चार्ज क्रिएट कर देंगे ताकि मैं बोनस और इसका रिपेमेंट कर दूँ। तो ये जो चार्ज क्रिएट हुआ है, क्या ये मैंने किया है? नहीं सर, ये चार्ज क्रिएट हुआ है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो यहाँ पे भी चार्जेस में ऑपरेशन ऑफ लॉ को हटा दिया गया है। मतलब जो चार्जेस एग्रीमेंट से फाइल होंगे या जिसके लिए एग्रीमेंट फाइल होगा, उसी चार्जेस को हम इंक्लूड करेंगे और उसी चार्जेस के लिए हम रिक्विजिट सेक्शंस को फॉलो करेंगे। सर ठीक है। मॉर्गेज में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, बट और चार्जेस क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज, उसके टाइम पे हमें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। मॉर्गेज ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, यहाँ पे कोई ट्रांसफ़र नहीं होता इंटरेस्ट का, यहाँ पे सिर्फ एक राइट क्रिएट होता है। सर ठीक है। मॉर्गेज फिक्स टर्म के लिए होता है, ये परपेचुटी के लिए होता है। मॉर्गेज इज गुड अगेंस्ट द सब्सिक्वेंट ट्रांसफर। फॉर एग्जाम्पल, मेरी किसी प्रॉपर्टी में मॉर्गेज था, अब मैंने वो प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी। अब चाहे उसको इस बात का नोटिस हो या ना हो कि मेरे पास मॉर्गेज, ये जो प्रॉपर्टी है ये मॉर्गेज है, उसको वो देना पड़ेगा। इसीलिए जब हमारे घर वाले प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं, जब आपके पापा या मम्मी ने कभी भी कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी तो उन्होंने ये चीज़ देखी होगी भाई इस पर कोई मॉर्गेज तो नहीं है, क्योंकि चाहे उनको नोटिस ना हो, चाहे उनको पता ना हो, फिर भी मॉर्गेज कभी पीछा नहीं छोड़ता। चार्जेस में ऐसा नहीं होता। अगर चार्जेस में मेरे को पता है कि हाँ इसके ऊपर चार्ज क्रिएटेड है, तभी मेरे पास ऑब्लिगेशन है। नहीं तो अगर मेरे को नहीं पता कि इस पर चार्ज क्रिएटेड है पहले से, तो मेरे ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होती। सर ठीक है। अब चार्ज कितने तरीके के होते हैं? चार्ज होता है फिक्स चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज क्या होता है? जब हम एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को लेते हैं और उस पर चार्ज क्रिएट कर देते हैं। फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है? फ्लोटिंग चार्ज किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पे नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है 5 लाख रुपए का और मैंने 3 लाख रुपए का लोन लिया है। अब रॉ मटेरियल आता रहेगा, रॉ मटेरियल जाता रहेगा, क्योंकि फिनिश गुड्स भी कन्वर्ट होंगे। तो ये जो रॉ मटेरियल है ये फ्लोटिंग रॉ मटेरियल है, ये फिक्स्ड नहीं है। तो फ्लोटिंग चार्ज होता है वो किसी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पे नहीं होता। ठीक है सर। इट इज़ अ लीगल चार्ज। लीगल चार्ज मतलब आपके पास राइट टू सेल होता है। इक्विटेबल चार्ज पे आपके पास राइट टू सेल नहीं होता अंटिल इट्स क्रिस्टलाइज। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं होती अंटिल क्रिस्टलाइज्ड। वही सेम फिक्स्ड एसेट्स पे क्रिएट होता है, ये स्टॉक एंड ट्रेड वगैरह पे क्रिएट होता है। प्रायोरिटी किसकी होती है? फिक्स चार्ज की प्रायोरिटी होती है, अब फ्लोटिंग चार्ज की प्रायोरिटी नहीं होती है। कंपनी यहाँ पे चार्ज होल्डर की इन्फॉर्मेशन के बिना इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज नहीं कर सकती। यहाँ पे कंपनी का फ्री हैंड होता है। रॉ मटेरियल तो फिनिश गुड्स तो बनाने ही है ना, तो बार बार चार्ज होल्डर से तो पूछेंगे नहीं डिस्पोज करने से पहले। ठीक है सर। सर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन होता है कन्वर्जन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज टू फिक्स चार्ज। सर मतलब मेरे पास 5 लाख के रॉ मटेरियल थे, 3 लाख रुपए का मैंने लोन ले रखा था। जैसे ही 3 लाख से नीचे मेरे रॉ मटेरियल जाएंगे, अपने आप वो लोन जो है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा। सर क्रिस्टलाइजेशन होती कब कब है? मेरा बिजनेस बंद हो गया, जैसे ही मेरा बिजनेस बंद हुआ तो मेरे जितने भी फ्लोटिंग एसेट्स हैं वो सारे फिक्स्ड हो जाएंगे। डिवेंचर होल्डर ने इंटरवेंशन करके कोई कंपनी के अगेंस्ट इंजंक्शन ले लिया है तो भी वो जो फ्लोटिंग चार्ज होगा फिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर कोई ऐसा इवेंट जो डीड में स्पेसिफाई। सर ठीक है। इफेक्ट क्या होगा? फ्लोटिंग चार्ज कन्वर्ट्स इट इनटू फिक्स चार्ज। इट हैज़ अ प्रायोरिटी ओवर सब्सिक्वेंट इक्विटेबल चार्ज एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। जैसे ही एक फ्लोटिंग चार्ज फिक्स्ड में कन्वर्ट होगा, उसके पास प्रायोरिटी हो जाएगी सब्सिक्वेंट इक्विटेबल चार्ज मतलब सब्सिक्वेंट फ्लोटिंग चार्ज के अगेंस्ट और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के अगेंस्ट। सर ठीक है। रजिस्ट्रेबल चार्जेस। अब क्या क्या चार्जेस के अंडर आता है? कोई भी सिक्योरिटी, डिवेंचर्स, डिपॉजिट्स, अनकॉल्ड शेयर कैपिटल, इसके ऊपर भी चार्ज क्रिएट हो सकता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी, बुक डेट्स, मूवेबल प्रॉपर्टी, फ्लोटिंग चार्ज, चार्ज ऑन कॉल मेड बट नॉट पेड, चार्ज ऑन अ शिप, इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स पे, इंश्योरेंस पॉलिसीज, काइंड ऑफ प्लेज मार्जिन मनी, लीन ऑन शेयर्स इन द कंपनी, इन सारी ही चीज़ों पे चार्ज क्रिएट हो सकता है। सर ठीक है। सर चार्ज रजिस्टर कैसे होता है? जैसे ही कंपनी ने कोई चार्ज क्रिएट किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई चार्ज क्रिएट किया, जैसे ही मैंने चार्ज क्रिएट किया आई विल फाइल CHG 1 और या CHG 9। CHG 9 जाता है डिवेंचर होल्डर्स के केस में और CHG 1 जाता है अदर केसेस में। तो जैसे ही मैंने चार्ज क्रिएट किया मैं फाइल करूंगा CHG 1 या CHG 9।
सर कितने दिनों में? विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ मॉडिफिकेशन। चार्ज क्रिएट किया तो भी विद इन 30 डेज में, और मॉडिफाई किया कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन को तो भी विद इन 30 डेज में CHG1 और CHG9 फाइल करना होता है। सर ठीक है। सर अगर फाइल नहीं हुआ तो 30 दिन के बाद 60 दिन तक आपको 3 टाइम्स द नॉर्मल फीस, 6 टाइम्स द नॉर्मल फीस, आपको एडिशनल फीस देनी पड़ेगी। सर 60 दिन के बाद भी नहीं हुआ तो 60 से 120 दिन तक आप एड वैलोरम फीस दोगे। एड वैलोरम मतलब ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कि कितना लोन ले रखा है उसके बेसिस पे आप फीस दोगे। तो क्या हुआ अभी? 30 डेज तक नॉर्मल फीस, 60 डेज तक एडिशनल फीस और 120 दिन तक एड वैलोरम फीस। सर 120 दिन के बाद आपका चार्ज रजिस्टर ही नहीं हो पाएगा। सर मतलब आप कुछ भी क्रिएट करो, चार्ज, मॉडगेज, कुछ भी क्रिएट कर रहे हो, आपको 120 दिन तक CHG1 या CHG9 फाइल कर देना है। अगर आप नहीं कर पाए तो उसके बाद आपका चार्ज कभी भी रजिस्टर नहीं हो पाएगा। सर इसका मतलब सी इट शैल बी वॉइड अगेंस्ट द लिक्विडेटर एंड अदर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। मतलब अगर आपने चार्ज रजिस्टर नहीं किया तो उस चार्ज को चार्ज ही नहीं माना जाएगा। हैं? हाँ जी, ये देखिए, लिक्विडेटर ऑन बाइंडिंग ऑफ द कंपनी कैन इग्नोर द चार्ज एंड कैन क्रिएट अ कंसर्ट क्रेडिटर एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। आपको पता होगा कि जब लिक्विडेशन वाइंडिंग अप का टाइम आता है तो सिक्योर्ड क्रेडिटर की पेमेंट बहुत ऊपर होती है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से, लेकिन अगर आपने कोई चार्ज रजिस्टर ही नहीं किया तो आपको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मान लेंगे। देखो जब तक कंपनी चल रही है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही कंपनी लिक्विडेशन में गई वैसे ही आपको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह दर्जा दे दिया जाएगा और आपको कहिएगा बाद में आइएगा। जब रीपेमेंट हो रही होगी तो आपसे कह देंगे कि बाद में आओ, आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हो। सर मतलब हमें 120 दिन के अंदर फाइल करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, 30 दिन के अंदर ही करना पड़ेगा। 30 दिन के अंदर कर लोगे नॉर्मल फीस, 60 दिन तक करोगे एडिशनल फीस और 120 दिन तक करोगे तो एड वैलोरम फीस, उसके बाद नहीं हो पाएगा। CHG1 के बाद आपको CHG2 मिलेगा, ये कॉन्फर्मेशन है कि आपका चार्ज क्रिएट हो गया है, या CHG3 अगर कोई मॉडिफिकेशन है तो। सर ठीक है। सी subsequent registration of a charge shall not prejudice any right acquired in respect of the property before the charge is actually registered। अब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल मेरी एग्रीमेंट में डेट लिखी थी 1 दिसंबर को, लेकिन मेरा चार्ज रजिस्टर हुआ 3 जनवरी को, तो मेरा राइट कब से माना जाएगा? मेरा राइट जिस दिन मैं एग्रीमेंट में एंटर करूंगा उसी दिन बन जाएगा। सर अब कंपनी रजिस्टर नहीं कर रही चार्ज तो क्या हो सकता है? ऐसे केस में क्या होगा, रजिस्ट्रार जो है वो नोटिस देगा कंपनी को और कंपनी बताएगी कि हम चार्ज को रजिस्टर क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर कंपनी को जवाब नहीं देती तो रजिस्ट्रार विद इन 14 डेज में आफ्टर गिविंग नोटिस टू द कंपनी कह देगा कि जाओ चार्ज होल्डर रजिस्टर करवा दो उसको, और जो चार्ज होल्डर है उसको जो भी कॉस्ट आएगी वो कंपनी से वो कॉस्ट रीइंबर्स कर सकता है। सर ठीक है। प्रोसीजर क्या रहेगा? आप बोर्ड मीटिंग के लिए नोटिस दोगे, बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करोगे, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करोगे, ड्राफ्ट नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग पास करोगे और किसी भी डायरेक्टर को ऑथराइज करोगे कि आप नेसेसरी फाइलिंग्स कर लो। जनरल मीटिंग होगी, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। प्राइवेट कंपनी के केस में 180 लगता नहीं है। फाइलिंग से होंगी, MGT 14 फाइल होगा, जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा 30 डेज के अंदर MGT 14 फाइल करते हैं। CHG1 फाइल करेंगे या CHG9 फाइल करेंगे। CHG7 रजिस्टर मेंटेन होगा चार्जेस का CHG7 में। सर ठीक है। डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज, जिस दिन चार्ज रजिस्टर हुआ तो ये माना जाता है कि वो पब्लिक डोमेन में है और सबको उस चार्ज की नॉलेज है। सर ठीक है। सेटिस्फैक्शन होगा, अब चार्ज हमने सेटिस्फाई कर दिया तो CHG4 फाइल करेंगे 30 डेज में। अच्छा, जब चार्ज क्रिएट या मॉडिफाई कर रहे थे तो 30 डेज में CHG1 या CHG9 जाता था, जब सेटिस्फैक्शन हो जाएगी तो CHG4 फाइल करेंगे। बिल्कुल सही। CHG4 कब तक फाइल कर सकते हैं? 30 दिन के अंदर CHG4 फाइल कर दो। 30 दिन में ना फाइल कर पाओ तो आपके पास 300 डेज हैं एडिशनल फीस के साथ पे करने के लिए। सर ठीक है। अब ड्यूटी किसकी होती थी चार्ज क्रिएशन में? चार्ज क्रिएशन में ड्यूटी होती थी कंपनी की,
लेकिन सेटिस्फैक्शन में दोनों दोनों कर सकते हैं. द कंपनी और द चार्ज होल्डर शेल विद इन 30 days फाइल फॉर्म CHG4. तो यहाँ पे दोनों को ये पावर दी हुई है कि आप CHG4 फाइल कर सकते हो. चलो ठीक है. सी सेटिस्फैक्शन विद इन 30 days, नॉर्मल फीस 300 डेज तक नॉर्मल फीस प्लस एडिशनल फीस. नहीं तो अगर 300 डेज तक भी नहीं कर पाए तो आप RD को एप्लीकेशन दोगे और कॉन्डोनेशन फीस दोगे कि सर ये कॉन्डोनेशन ऑफ डिले है, हमसे डिले हो गया है, आप हमारे चार्ज को सेटिस्फाई करवा मान लीजिए. ठीक है. सेम प्रोसीजर है सेटिस्फैक्शन का. बोर्ड मीटिंग में आप NOC ले लोगे लेंडर बैंक से कि हमारा सारा ड्यूज क्लियर हो चुका है, और उसके बाद आप CHG4 फाइल कर दोगे. अगर 300 दिन तक नहीं कर पाए तो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले आप CHG8 में फाइल करोगे. अगेन CHG7 में रजिस्टर ऑफ चार्जेस में आप एंट्रीज कर दोगे. ठीक है. सर्टिफिकेट ऑफ सेटिस्फैक्शन किस में मिलेगा? CHG5 में आपको सर्टिफिकेट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा. सर ठीक है. ये एक बार देख लेना अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर एंड मैनेजर, ये कभी आया नहीं है पेपर में, हमें को लगता भी नहीं है कि आएगा. ये सारे फॉर्म्स हैं. एक बार फॉर्म सीरीज याद कर लेना, CHG4, CHG1, मतलब ये सारे फॉर्म सीरीज जो हैं ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में. सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट क्या होता है? सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट क्या होता है? जैसे हम प्रॉपर्टीज़ के केस में जाते हैं एडवोकेट के पास, वैसे ही अगर कंपनी ने चार्जेस क्रिएट हो रखे हैं तो हम किसी प्रोफेशनल को पकड़ते हैं और हम उससे कहते हैं कि सुनो, इस कंपनी के लिए ना हमें एक स्टेटस रिपोर्ट बना के दे दो. इसमें कितने चार्जेस हैं, कब कब क्रिएट हुए थे, कब कब मॉडिफाई हुए थे, मॉडिफाई किस टर्म्स में हुए थे, और क्या क्या कितने कितने सेटिस्फैक्शन है. तो कोई भी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है, एक सर्च और सीजर रिपोर्ट बना देता है कि इस कंपनी में इतने इतने चार्जेस हुए हैं और इतने इतने सेटिस्फैक्शन हुए हैं और वो सेटिस्फैक्शन किन टर्म्स में हुए हैं. तो उससे कंपनी का आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाता है कि इस कंपनी में कितने ज़्यादा चार्जेस हुए थे. Search and seizure report traces the history of the company's property and how it was charged, mortgage, assets, various banks, financial institutions, lenders over a period of time before reaching the present bank that has demanded the search report. तो बैंक लोन देने से पहले क्या करता है? बैंक लोन देने से पहले एक सर्च एंड सीजर रिपोर्ट एक कंपनी की तैयार करता है जिसमें वो पूछता है कि इस कंपनी में पहले कितने चार्जेस थे. तो ये पढ़ लेना, इसमें नेम है, असेंड, रजिस्टर्ड नंबर, फिर क्या क्या चार्ज आईडीज थी, ये सब बताना. तो दिस इज वेरी ड्राई, आप पढ़ लो. एंड विद दैट सेक्शंस हमने सारे खत्म कर लिए हैं, फॉर्म्स हमने सारे खत्म कर लिए. इस सीरीज में, इस चैप्टर में फॉर्म सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फॉर्म सीरीज याद कर लो. एंड विद दैट आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट.